हेलो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूनिट थर्ड का। वैसे आप इसको यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक बोल सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक सीखना था, जो कि मैं आपको वीडियो में भेज चुका हूं। आप एक बार इस वाली थ्योरम को करने से पहले एक बार बेसिक ज़रूर देख लें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये क्या कहता है, इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं प्योर बर्थ प्रोसेस या फिर द पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है, लास्ट में आउटकम आता है, वो किसमें के अंदर आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के अंदर लिखा जाता है। इसीलिए इसको हम पॉइजन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इस मॉडल के अंदर क्या होगा बच्चों, इस तरीके की आपकी यूनिट में 6 या 7 मॉडल दिए गए हैं और काफ़ी लंबे लंबे मॉडल्स दे रखे हैं, इसलिए 16 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी। क्या कहता है पॉइजन प्रोसेस, द मॉडल इन विच ओनली अराइवल्स आर काउंटेड। क्या कि सिर्फ अराइवल्स आएंगे, जो कस्टमर होते हैं, जो आपके क्यू के अंदर जो कस्टमर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अराइवल्स कहलाते हैं। सिर्फ अराइवल काउंटेड होंगे। डिपार्चर मतलब जो सर्विस लेने के बाद बाहर चले जाते हैं, वो डिपार्चर में आते हैं, उनका कोई काउंट यहाँ पे नहीं होगा। आर कॉल्ड प्योर बर्थ मॉडल्स। बर्थ मतलब जन्म, जो शुरू में आया, शुरू में कौन आएगा, कस्टमर आएगा, किसके अंदर, क्यू के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, प्योर बर्थ। और जब प्योर डेथ की बात आएगी, इसके बाद एक नेक्स्ट मॉडल आता है प्योर डेथ मॉडल, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो डिपार्चर होंगे उसकी बात करेंगे। तो इस वाले मॉडल के अंदर सिर्फ आपके अराइवल्स काउंटेड होंगे, डिपार्चर की कोई जगह यहाँ पे नहीं होगी। स्टेटमेंट पढ़िए इसकी, इफ़ द अराइवल्स आर कंप्लीटली रैंडम, यदि आपके अराइवल रैंडम हैं, कंप्लीटली रैंडम चल रहे हैं, देन the probability distribution of number of arrivals in a fixed time interval follows a Poisson distribution। मैंने पहले कहा था कि ये वाली जो आपकी प्योर बर्थ प्रोसेस है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और वही ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि अराइवल्स जब रैंडम होंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी नंबर ऑफ अराइवल्स का। मतलब आपके पास जितने भी नंबर ऑफ अराइवल्स आए किसी फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, वो किसको फॉलो करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने 3 अजम्पशंस ले रखी हैं। पहले प्रूफ, इन ऑर्डर टू ड्राइव द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्यू वी टेक्स द फॉलोइंग 3 अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, अज्यूम करते हैं आपके पास सिस्टम के अंदर n यूनिट्स दे रखी हैं, n यूनिट्स, n ऑब्जेक्ट्स, जो भी कहना चाहो आप। सिस्टम के अंदर n यूनिट्स हैं किसी टाइम t के अंदर, एंड द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 1 अराइवल विल अकर ड्यूरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज गिवन बाय। ये कह रहा है कि जब सिस्टम के अंदर n यूनिट्स होंगी और सिर्फ एक अराइवल जब आता है किसी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, मतलब टी टाइम था तो आपके पास n यूनिट थी, और जब डेल्टा टी हुआ, मतलब t प्लस डेल्टा टी हुआ, तब एक अराइवल आया किसके अंदर, डेल्टा टी के अंदर, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, उसको डिनोट करोगे आप लैम्डा डेल्टा टी से। 1 अराइवल की प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करोगे, लैम्डा डेल्टा टी से, जब एक अराइवल आएगा किसी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर। उसके बाद कह रहा है प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी होता है आपका जो डेल्टा टी की हाईएस्ट टर्म्स होगी, इनको क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लैम्डा होता है द अराइवल रेट इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और ओ ऑफ डेल्टा टी होगा इंक्लूड्स द टर्म ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड पढ़िए, अज्यूम डेट द टाइम डेल्टा टी इज सो स्मॉल। ये कह रहा है कि टाइम डेल्टा टी इतना स्मॉल है, डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 अराइवल्स, एक से ज़्यादा अराइवल्स के लिए जो आपका टाइम रहेगा डेल्टा टी, वो ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर, वो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा जब भी अराइवल आएंगे स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो वो क्या होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद थर्ड कहता है द नंबर ऑफ अराइवल्स इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट। नंबर ऑफ अराइवल्स होंगे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, मतलब जैसे हमने मान लिया फर्स्ट 5 मिनट में इतने आए, सेकंड 5 मिनट जो बच गई, आगे की जो 5 मिनट उनमें इतने आए, तो जो नंबर ऑफ अराइवल्स होंगे नॉन ओवरलैपिंग, मतलब आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए कि आपका 1 से 5 सेकंड तक एक कस्टमर आया तो फिर आप 5 सेकंड वाला नहीं लगाओगे, आप 6 से शुरू करोगे। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट। एक चीज़ और जान लो कि जब नो अराइवल्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, किसी नो अराइवल्स किसी टाइम डेल्टा टी के अंदर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो एक अराइवल की होती है लैम्डा डेल्टा टी, जब एक भी अराइवल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। ये 3 अजम्पशंस हमने मानी है, इनका यूज़ करते हुए थ्योरम को हम शुरू करते हैं। देखो केस फर्स्ट, जब आपका n ग्रेटर देन 0 है, मतलब सिस्टम के अंदर n यूनिट्स जो रखी हैं वो आपकी 0 से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t एंड नो अराइवल टेक प्लेस। फर्स्ट कहता है कि जब सिस्टम के अंदर n यूनिट्स हैं और एक भी अराइवल नहीं आता किसी टाइम इंटरवल डेल्टा t के अंदर, मतलब जब आपकी t टाइम था
तो आपका n यूनिट्स था, और डेल्टा टी और हो जाने पे, मतलब टोटल टाइम t प्लस डेल्टा टी हो जाने पे भी एक भी अराइवल नहीं आया, तो आपकी n की n यूनिट्स रहेंगी। तो n यूनिट्स पहले थी, n यूनिट्स ही क्या है, बाद में है, लास्ट में है, जब आपका डेल्टा टी टाइम और ऐड हो गया और एक भी अराइवल जब नहीं आया, मतलब एक भी कस्टमर जब नहीं आया, तो आप क्या कहोगे, हैंस, तो जब कोई कस्टमर आया ही नहीं तो आपके पास n यूनिट्स थी, n की n यूनिट्स ही रहेंगी कब, जब t प्लस डेल्टा टी टाइम होगा। तो हैंस देयर विल बी n यूनिट्स एट टाइम t प्लस डेल्टा टी ऑल्सो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू कंबाइन इवेंट्स, एक ये वाला इवेंट्स और एक ये वाला, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो n यूनिट्स टाइम t के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जब किसी टाइम t के अंदर हम n यूनिट्स की बात करेंगे किसी सिस्टम में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, पी एन टी से। ये मैंने पहले बेसिक में बताया था, उसको किससे नोट करते हैं, पी एन टी से। तो दीज टू कंबाइन इवेंट्स की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इन टाइम टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल्स इन टाइम डेल्टा टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल्स इन टाइम डेल्टा टी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स एट टाइम टी, पी एन टी। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि इफ़ देयर आर n माइनस वन यूनिट्स, हमने अब की बार मानी कि पहले n यूनिट्स मानी थी, अब की बार मानी n माइनस वन यूनिट्स हैं किसी सिस्टम में किसी टाइम t पे, एंड वन अराइवल टेक प्लेस, और एक अराइवल आता है किसी डेल्टा t में, मतलब यहाँ से और यहाँ पहुँचा तो एक अराइवल आया, डेल्टा टी टाइम लग गया आने में, डेल्टा टी टाइम लग जाने के बाद देखो यहाँ पे n माइनस वन यूनिट्स थी, एक अराइवल आ गया, तो अब टोटल यूनिट कितनी हो गई, n माइनस वन इंटू वन प्लस वन कितना हो गया, n यूनिट्स हो गई। तो टोटल अब यूनिट हो गई n यूनिट किस टाइम में, t प्लस डेल्टा t टाइम में। तो सो देयर विल बी रिमेन्स n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t प्लस डेल्टा t। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू कंबाइन इवेंट्स क्या कहलाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस वन यूनिट्स एट टाइम t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल ड्यूरिंग डेल्टा t। तो n माइनस वन यूनिट का कितना होगा, पी एन माइनस वन टी, क्योंकि n यूनिट्स का क्या होता था, पी एन टी, तो n माइनस वन यूनिट्स का कितना हो जाएगा, पी एन माइनस वन टी। और वन अराइवल का मैंने यहाँ पे बताया था आपका कि वन अराइवल जब भी आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी लैम्डा डेल्टा टी, तो इनटू कितना हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, ये 2। दोनों को ऐड कर दो, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी n अराइवल्स की एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे, पी एन टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू पी एन टी इंटू वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1, प्लस ये हमने ऐड कर दी क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास क्या हुआ, देखो यदि मैं n को 0 पुट करता हूँ, मतलब ना ही कोई यूनिट है सिस्टम में, ना ही कोई अराइवल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी एन टी प्लस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल इन टाइम डेल्टा टी। तो नो यूनिट्स एट टाइम टी कितना हो जाएगा, पी नोट टी इंटू वन नो अराइवल वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपके पास, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू पी नोट टी इंटू वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व करें। सोल्व किस तरीके से करना है कि जो थर्ड थी, थर्ड में हमने पी एन टी को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके पी एन टी को इधर ले आना है और पी एन टी माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी को इधर रखना है। इसी तरह से फोर्थ को करना है। तो क्या करेंगे हम, पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस ये पी एन टी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ था ना, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी से, तो 1 से मल्टीप्लाई वाला तो इधर ले आए, लैम्डा डेल्टा टी वाला इधर रखा। तो ये n ग्रेटर दैन 0 के लिए था, जब सिस्टम के अंदर आपकी 0 से ज़्यादा यूनिट्स थी, और जब n इक्वल टू 0 था तो आपकी क्या आ गई, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करके पी नोट टी को इधर ले आए, माइनस पी नोट टी इक्वल टू कितना आ गया, पी नोट टी इंटू माइनस लैम्डा डेल्टा टी। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को लैम्डा टी से हमने डिवाइड कर देना है दोनों साइड, और लिमिट ले लेनी है डेल्टा टी टेंस टू 0। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी बाई डेल्टा टी। इधर डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया और लिमिट ले ली, इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, लिमिट लेंगे। तो लिमिट मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि डेल्टा टी बाई डेल्टा टी एक बार ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी बाई डेल्टा टी। एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया ना डिफ्रेंशिएशन का। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा आपके पास पी एन डैश टी इक्वल टू, यहाँ डेल्टा टी से डेल्टा टी बाहर ले लिया, डेल्टा टी बाहर ले लिया, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो लिमिट की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या बच गया, खाली माइनस ऑफ लैम्डा पी एन टी, यहाँ से बच गया प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी।
तो इसको लिख सकते हो आप क्या, पी एन डैश टी, ये आ गया माइनस लैम्डा पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी। इसको लिख देंगे हम क्या, 5 स्टार। 6 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्टार मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 5 और 6 का आगे यूज़ करने वाले हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अब सेकंड वाली पे करेंगे। इस पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको क्या लिखोगे, पी नोट डैश टी, और ये क्या आ गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, लिमिट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डेल्टा टी है ही नहीं, तो क्या बच गया, माइनस ऑफ लैम्डा पी नोट टी। इसको लिख देंगे हम कितना, 6 स्टार। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को मैं एक साथ लिख के इसको इक्वेशन नंबर 5 और 6 दे देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 5 को लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 5 जब n 0 था, और जब n ग्रेटर दैन 0 था इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। बस कुछ नहीं, इन दोनों को एक साथ लिखा है, सेम इक्वेशन है। इसको ऊपर लिख दिया क्योंकि पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको नीचे लिख दिया क्योंकि बाद में इसको सोल्व करेंगे। ये क्या कहलाएंगे आपकी दोनों इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। टू सोल्व द इक्वेशन 5 एंड 6, पहले 5 को सोल्व करेंगे, पी नोट टी को नीचे लेके आते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा। तो इसको लिख सकते हो आप डी बाई डी टी ऑफ लॉग पी नोट टी, क्योंकि लॉग पी नोट का जब डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई पी नोट टी इंटू पी नोट डैश टी, और यही लिखा हुआ था आपका पी नोट डैश टी बाई पी नोट टी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा। तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 5 को आप डी बाई डी टी ऑफ लॉग पी नोट टी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 7। इंटीग्रेट किया बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 7 को, इंटीग्रेट करते ही डेरिवेटिव से कैंसिल आउट, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लैम्डा टी प्लस कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 8। अब ए की वैल्यू चाहिए हमें कांस्टेंट की, तो क्या करेंगे, कुछ अपनी तरफ से बाउंड्री कंडीशन को सेट करेंगे। कैसे कि जब n 0 होगा तो पी एन 0 की वैल्यू 1 होगी, और जब n ग्रेटर देन 0 होगा तो पी एन 0 0 देगा। तो जैसे ही हम t को 0 पुट करेंगे, t को हमने 0 पुट किया तो आपके पास क्या आया, t को 0 पुट करते ही पी नोट टी मतलब पी नोट 0, पी नोट 0 मतलब n को 0 पुट किया तो पी 0 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो कितना बन जाएगा, log ऑफ 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा, टी को 0 पुट किया प्लस ऑफ ए, तो ए की वैल्यू 0 आ गई। वापस से इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 8 बन गई कितनी, log ऑफ पी नोट टी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी। तो यहाँ से पी नोट टी आ गया ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन नंबर बन गई क्या, ये 9। अब सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को, पी एन डैश टी इक्वल टू माइनस लैम्डा पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस 1 टी। यहाँ पे हम अब n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। n की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया पी 1 डैश टी इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा पी 1 टी प्लस लैम्डा पी नोट टी। तो पी 1 डैश टी कितना आ गया, इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा पी 1 टी प्लस लैम्डा पी नोट टी की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो रख दी इसमें वैल्यू रखने के बाद इसको इधर ले आए तो क्या आ गया, पी 1 डैश टी प्लस लैम्डा पी 1 टी इक्वल टू लैम्डा ऑफ ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इक्वेशन नंबर आ गई है 10। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को लिखा हमने एज इट इज़, ई की पावर माइनस लैम्डा टी से पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई की पावर लैम्डा टी से, तो ये बन गया ई की पावर लैम्डा टी, और ये एज इट इज़ इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ई की पावर लैम्डा टी, कट के ई की पावर 0 1 खत्म, तो इक्वल टू क्या बचा, खाली लैम्डा। तो यहाँ से ई की पावर लैम्डा टी को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू लैम्डा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर लैम्डा टी पी 1 टी, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ई की पावर लैम्डा टी एज इट इज़ पी 1 डैश टी प्लस अब की बार क्या आ जाएगा, पी 1 टी एज इट इज़ ई की पावर लैम्डा टी का कितना हो जाएगा, ई की पावर लैम्डा टी और लैम्डा टी का लैम्डा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सेम आ जाएगी इक्वेशन। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 11। इंटीग्रेट किया बोथ साइड बाय इक्वेशन 11, तो आपके पास आया ई की पावर लैम्डा टी पी 1 टी इक्वल टू लैम्डा टी प्लस बी। इक्वेशन नंबर इसको लिख दिया हमने क्या, 12। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पुट को जैसे ही हमने टी को 0 पुट किया, टी को 0 पुट करते ही p1 0 बन गया, और p1 0 ई की पावर लैम्डा 0, ये ई की पावर 0 बन गया, 1 बन गया, तो p1 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 प्लस में b। तो p1 0 की वैल्यू आपको चाहिए, p1 0 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बाउंड्री कंडीशंस आपके पास, फिर से वही बाउंड्री कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, ये थी p1 0,
P10 मतलब n ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे P10 क्या मिलेगा, जीरो। तो ये आ गया आपके पास कितना, P100। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई कितनी, जीरो। वापस से पुट कर दी इक्वेशन नंबर 12 में। तो आपके पास P1t की वैल्यू आ गई लैम्डा ऑफ t इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई 1 फैक्टोरियल। हमने जर्नली लगा दिया क्योंकि 2 वाला हम सोल्व करेंगे, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, जर्नल हम n तक जाएंगे, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 1 फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर 13 पुट किया n को 2 इन इक्वेशन 6, जहाँ पे हमने 1 पुट किया था n को 6 में, वहाँ पे अब हमने 2 पुट किया, तो आ गया P2 डैश टी प्लस लैम्डा P2t इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा टी, और P1t जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, लैम्डा इंटू P1t आएगा, P1t की वैल्यू रख दी। तो ये बन गया ई की पावर लैम्डा टी। अब ई की पावर लैम्डा टी से पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर लैम्डा टी P2 डैश टी प्लस लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी P2t इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, खाली लैम्डा इंटू लैम्डा टी। इसको लिख सकते हो आप डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर लैम्डा टी इंटू P2t। ये किसके इक्वल आ गया, लैम्डा स्क्वेयर टी बाई 1 फैक्टोरियल। इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इंटीग्रेट करने पे ये तो एज इट इज़ डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा इंटू टी प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका आ जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2, तो लैम्डा स्क्वेयर टी इंटू टी बाई 2 फैक्टोरियल प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ से हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से टी को जीरो पुट करेंगे, P2t जीरो, फिर से बाउंड्री कंडीशन से क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि n की वैल्यू जीरो से बड़ी, तो N0 क्या देता है, जीरो देता है, तो ये जीरो हो गया। P2t की वैल्यू निकल गई वापस से पुट करने पे। सिमिलरली हम इसी तरह चलते जाएंगे, जर्नली लिख सकते हैं, जब हम n को m पुट करेंगे तो PMT कितना आ जाएगा, लैम्डा टी की पावर m बाई m फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 15। अब हमें दिखाना है कि क्या सच में जर्नल में ऐसा ही है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते थे एक बार, कि हम n इक्वल टू m के लिए ट्रू मानेंगे, मतलब एक के लिए हम दिखा देंगे, दूसरे के लिए हम ट्रू मानेंगे। 2 के लिए हमने दिखा दिया, 1 के लिए 2 के लिए दिखा दिया, m के लिए हमने ट्रू मान लिया, और m+1 के लिए प्रूव कर देंगे। तो n को अब की बार हमने क्या पुट किया, m+1 किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। 6 के अंदर जैसे ही हमने m+1 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब फिर से ई की पावर लैम्डा टी से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर लैम्डा टी इंटू Pm+1t इक्वल टू दिस। यहाँ से क्या आया, इंटीग्रेशन करने पे ई की पावर लैम्डा टी इंटू दिस इक्वल टू प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी। जैसे ही टी को जीरो पुट करेंगे, Pm+1 बाउंड्री कंडीशन से क्या हो जाएगा, जीरो, डी की वैल्यू जीरो इसमें पुट कर दो, ई की पावर Pm+1t की वैल्यू निकल गई, लैम्डा टी की पावर m+1 अपॉन m+1 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यही आ गया, m के लिए पुट किया था जहाँ पे m आया था। तो इन जर्नल हम क्या लिख सकते हैं, Pn को लैम्डा टी की पावर n इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन n फैक्टोरियल। यही क्या कहलाता है, आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। थोड़ा सा इजी बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा लंबा है, तो एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा।